अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, लाइफ लाउन में आपका मेज़बान डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद इदरीस आपको खुशामदीद कहता है। आज हम स्किन से मुताल्लिक बहुत सारी बातें करेंगे। सर्दियों में जो बहुत कॉमन मसला होता है स्किन का खुश्क हो जाना, ड्राइनेस और बहुत सारी बीमारियां इसमें एग्रीवेट कर जाती हैं, उनसे मुताल्लिक बात होगी। इसके साथ हमारे मेहमान होंगे। आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आप हमें लाइव कॉल करके अपने मसाइल पूछ सकते हैं। अगर स्किन से मुताल्लिक कोई प्रॉब्लम है, स्किन के लिहाज से कोई बीमारी है जिससे आप सफ़र कर रहे हैं, जो आपको परेशान करती है, उनके जवाब देने के लिए मैं मौजूद हूँगा। और मेरे आज के इस लाउंज में हमारे दो मेहमान मौजूद हैं जो अपनी अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट और माहिर हैं। वो अपनी फील्ड से मुताल्लिक आपको आपके सवालों के जवाब देंगे। इनसे हम बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। आइए मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाता हूँ आपसे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा अबुल खैर मोहम्मद जवार हुसैन नाइमी। ये लेक्चरार हैं जामिया हजवेरिया दाता दरबार में अरबिक लैंग्वेज के, और ये ख्वाबों की ताबीर के माहिर भी हैं। ये हमें बताएंगे कि ख्वाब क्यों आते हैं, ख्वाबों में क्या क्या मसाइल होते हैं, और किस ख्वाब की ताबीर होनी चाहिए, किस ख्वाब की ताबीर नहीं होनी चाहिए। अच्छा ख्वाब क्या है, बुरा ख्वाब क्या है, अच्छा ख्वाब किस तरफ से है, और बुरे ख्वाब की क्या क्या वजूहात होती हैं, और ताबीर अगर पूछनी है, पूछनी चाहिए भी या नहीं, और अगर पूछनी है तो किस से पूछी जानी चाहिए। हमारे दूसरे मेहमान जो पेशे के एतबार से फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं, जनाब डॉक्टर उस्मान आरिफ। हम इनसे भी बहुत सारी बातें करेंगे। सर्दियों के मौसम में बहुत सारे मसाइल, मस्कुलोस्केलेटल जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, पट्ठों के मसाइल होते हैं, हड्डियों के मसाइल होते हैं, जोड़ों के मसाइल होते हैं। सर्दियों के मौसम में वैसे भी बहुत सारी दर्दें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे कि उन मसाइल से किस तरह से निपटा जा सकता है। और इसके अलावा आपके जर्नली जो भी मसाइल हो, हेल्थ से रिलेटेड हैं, आपके फ़िज़ियो से रिलेटेड हैं और ख्वाबों से मुताल्लिक हैं, या आप दूसरा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आज आप हमें कॉल करके पूछेंगे और हम आपको उनका आंसर करेंगे, उनके जवाबात देंगे। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ जनाब अल्लामा जवार नाइमी साहब से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब वाला, सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और ये बताएं कि ख्वाब और ख्वाबों की हकीकत क्या होती है। ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी, ठीक है। हदीस नफ्स जो सारा दिन बातें करते रहते हैं वही ख्वाब में आ जाती है। अच्छा, और आपने कहा कि 3 तरह से, पहली आपने बात की कि अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी। जी, इससे क्या मुराद है कि इल्हाम ले इसको हम लोग, या इसको हम क्या कहेंगे कि किस तरह की खुशखबरी और कैसे खुशखबरी हुई है? मोमिन मुसलमान मर्द को, खातून को ख्वाब जो आते हैं, किसी चीज़ में कोई उसको परेशानी हो रही हो तो अल्लाह ताला उसको ख्वाब में ज़ाहिर कर देता है, तंबीह हो जाती है कि ये काम आपने करना है या नहीं करना। वो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। और कई ख्वाब अच्छे ख्वाब आते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी होती है, तो इंसान वो ख्वाब बताने से कुतराता है, ना किसी से उसकी ताबीर पूछता है। बाद में पता चलता है तो वो तो ख्वाब आया तो उसकी ताबीर पूछनी थी और उस पर ये अमल करना था। अच्छा, तो ये बताएं कि ख्वाब की ताबीर के बाद क्या उस मामले को, उस ख्वाब को, बुरे ख्वाब को, उससे अच्छे फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं या उन बुरे नताइज से बचा जा सकता है? बुरे ख्वाब जो आते हैं वो तो शैतान की तरफ से होते हैं, ठीक है। और एक हदीस नफ्स होता है जो सारा दिन कोई बातचीत होती है उसका, जो सारा दिन काम सारा दिन वो आ जाते हैं। सबकॉन्शियस। फिर ख्वाब की एक टाइमिंग होती है, जो पहली रात वाला ख्वाब होता है वो भी मुहम्मल होता है, ठीक है। आधी रात वाला ख्वाब जो होता है वो भी इतना मोतबर नहीं होता। जो पिछली रात वाला ख्वाब होता है जो तहज्जुद के टाइम के मुताबिक होता है तकरीबन, वो ख्वाब अक्सर बिल्कुल सही साबित हो और उसकी ताबीर पूछनी चाहिए। ठीक है। और कभी कोई ख्वाब ऐसा आता है कि लगता है कि ये ताबीर पूछूंगा तो ये अच्छा नहीं होगा, वो ताबीर लाजमी किसी मोहब्बत शख्स से पूछनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कितना अरसा हो गया आपको इन सारे मामलात में? जी माशाल्लाह, मैं 1982 में वज़ारत औक़ाफ़ दौलत इमारात अरबिया मुत्तहिदा में गया था, इमाम ख़तीब के अहदे पर फैज़ रहा। 26 साल वहाँ रहा, फिर वापस आया, फिर यहाँ को तालीफ़ तसनीफ़ का काम किया उर्दू बाज़ार में।
उसके बाद अभी तकरीबन 7 साल से जामिया हजूरिया दाता दरबार में अरबिक डिपार्टमेंट का हेड भी हूँ, माशाल्लाह, कोऑर्डिनेटर भी हूँ माशाल्लाह। ठीक है। आप बता रहे थे कि रिसेंटली आपने कोई जामिया अल अज़हर के साथ भी प्रोग्राम शुरू किया है, वो क्या था? जी, जामिया अज़हर के साथ ऑनलाइन क्लासें हमने जामिया हजूरिया शुरू की हुई हैं और उसका हेड पूरा मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन 50 तालिब इल्म वो वाइज़ और आइमा का कोर्स कर रहे हैं माशाल्लाह। और ये वज़ारत औक़ाफ़ की तरफ से माशाल्लाह हमें सहूलत दी गई आज है। बहुत सारी बातें करेंगे हम आपसे, बहुत सारे ख्वाबों के बारे में हमारे नाजरीन भी पूछेंगे। नाजरीन, आप स्क्रीन पे हमारे नंबर्स को देख सकते हैं और इन नंबर पे आप कॉल करें। आपके अगर स्किन से मुताल्लिक जो मसाइल हैं उनके लिए, अगर आपको ख्वाबों में कोई मसले दरपेश हैं या आपको ख्वाब आते हैं, आप उनकी ताबीर पूछना चाहते हैं, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अब मैं अपने दूसरे मेहमान जनाब डॉक्टर उस्मान आरिफ की तरफ बढ़ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। डॉक्टर साहब बताइए आप अपने बारे में थोड़ा सा। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान आरिफ है और मैं डिफेंस फेज 6 में हेल्थ लॉन्च क्लिनिक के अंदर काम कर रहा हूँ। ठीक है। मुझे तकरीबन 2 साल हो गए ग्रेजुएट हुए। ठीक है। उसके अलावा फिजियोथेरेपी से रिलेटेड मुझे तकरीबन जी, फिजियोथेरेपी के रिलेटेड ये बताइए कि फिजियोथेरेपी एक्चुअली है क्या? इसमें आप क्या क्या देते हैं पेशेंट्स को और किस तरह का तरीका इलाज है ये? फिजियोथेरेपी बेसिकली एक ऐसा ट्रीटमेंट है, एक ऐसा इलाज का तरीका है जो हम दवाइयों के बगैर करते हैं। मतलब हम इसमें दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक। क्योंकि दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है, अगर आपने फ़ायदा लेना है उसमें साथ साथ कोई ना कोई आपको नुकसान भी होगा। लेकिन अगर देखें हम तो एक्सरसाइज का सच कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको फायदा नहीं होगा। एक्सरसाइज कह रहे हैं, एक्सरसाइज से का मतलब ये है कि जो जिम में की जाती है या कि कोई ये स्पेशलाइज्ड तरीका है? मैं ये अपने नाज़रीन के लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं तो चूँकि 20-22 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अच्छे से जानता हूँ और ये बहुत अच्छी अलाइड फील्ड है जो कि स्पेशली मस्कुलोस्केलेटल और जो हमारी हड्डियों और मसल्स का जो या पट्टों का जो इम्तजाज है उसको सही रखने में ये बड़ी मददगार साबित होती है। जी, आप नाजरीन को क्या बताना चाहेंगे कि फ़िज़ियोथेरेपी में क्या किया जाता है? फ़िज़ियोथेरेपी में हम कुछ तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम पेशेंट्स को बताते हैं, वो डिपेंड करता है हर पेशेंट की सेवेरिटी के हिसाब से। अच्छा, ये बताइए कि फ़िज़ियोथेरेपी में भी कोई स्पेशलाइजेशन आगे आ चुकी हैं या कि एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट पूरे जिस्म को मैनेज कर सकता है? नहीं, इसमें फ़िज़ियोथेरेपी के बाद हम मज़ीद मास्टर्स करते हैं। उसमें मास्टर में मैं आगे चाइल्ड स्पेशलिस्ट कर रहा हूँ, इसमें पीडियाट्रिक्स में, नेक्स्ट स्पोर्ट्स में भी है। उसके अलावा हम इसमें मस्कुलोस्केलेटल में भी कर रहे हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स में उसके साथ साथ आगे कार्डिक में भी कर रहे हैं। ठीक है, हम आपकी बात यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं, आइए कॉल लेते हैं और पूछते हैं कि हम उनकी क्या खिदमत कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, कौन साहब बोल रहे हैं? हेलो, मुझे आपको आवाज़ आ रही है हमारी? हेलो, मिलना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कौन साहब बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कसूरों बोल रहा हूँ, रमज़ान मेरा नाम है। जी रमज़ान साहब, क्या हाल चाल है आपके? बस ठीक, शुक्र अल्लाह का। मैं ना 8-10 दिन हुआ खा भाई, तबीयत मेरी बड़ी खराब हो गई है भाई। मेरा एक अस्पताल गया देखा, एक सुखा है तो मोटा होया देखा रात में। अच्छा खराब है। अच्छा, ये आपको हाँ एक ही दफ़ा आया है? एक बार आया। अच्छा, ठीक है। ये दोनों इकट्ठे आए। और किस वक्त था ये? सुबह का टाइम था या आधी रात को? रात सुबह का ही आया, पता नहीं क्या टाइम थी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हम अलामा साहब से पूछते हैं और आपको इसका जवाब देते हैं कि आपके इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है। जी अलामा साहब, उन्होंने ख्वाब देखा है जिसमें उन्होंने किसी को पहले अपने भाई को देखा है कि वो हॉस्पिटल में है और फिर उन्होंने ख्वाब देखा है कोई डेड बॉडी या मुर्दा जिसम उन्होंने देखा है। ये दो ख्वाब उनको मुख्तलिफ औकात में आए हैं, तो वो इसकी ताबीर जानना चाह रहे हैं। जी बताइए, इसमें क्या ये ख्वाब तकरीबन किस टाइम आया है? रात के? उन्होंने कहा टाइम का उनको नहीं अंदाजा, क्योंकि वो सो रहे थे और वो सुबह जब उठे हैं तो उन्हें ख्वाब उनके दिमाग में। जिस भाई को देखा है वो बाहयात है? जी, अभी वो कॉल पे नहीं है। जितना उन्होंने बात बताई है उससे आपको क्या समझ आई और कितना इसको हम आंसर कर सकते हैं? माशाल्लाह, उस भाई को कुछ परेशानी थी, उसकी सेहत का मसला था, लेकिन अब उससे वो सेहत याब होना चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सेहत रूह होगा इंशाल्लाह।
और उसकी उम्र तवील होगी और उसकी कोई दिली ख्वाहिश थी वो पूरी होगी इंशाअल्लाह। जी रमज़ान साहब, मेरा ख्याल है आपको अलामा साहब ने आंसर कर दिया। आपके भाई को जो ख्वाब आया उस ख्वाब से उनको अच्छाई की तरफ ही मिलेगा, उनकी सेहत भी बेहतर होगी और उनको अल्लाह ताला की नेमतें भी मिलेंगी। आप उनकी तरफ से कुछ सदका खैरात भी कर दीजिएगा। अभी हमारा एक टाइम हो रहा है ब्रेक तरफ जाने के लिए, एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम आपकी कॉल्स लेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। तो आज हम लाइफ लाउंज में बात कर रहे थे स्किन से मुताल्लिक खुश्क स्किन। सर्दियों के मौसम में ये बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत कॉमन मसला है, हर किसी को इसको देखना पड़ता है और हर कोई इससे सफ़र करता है। उसकी रीज़न है, उसकी वजह ये होती है कि सर्दियों के मौसम में हवा की नमी का तनासब कम हो जाता है। फिर ये है कि हीट की वजह से खुश्की बढ़ जाती है। एक तो ये है कि हमारे जो कपड़े हैं वो चेंज हो जाते हैं, वुलन चले जाते हैं। जब हम ऊनी कपड़े पहनते हैं तो वो गर्मी देते हैं, गर्मी रिक्वायरमेंट है, ये चाहिए भी होती है सर्दी से बचाव के लिए। फिर हीटर का इस्तेमाल है। इसके अलावा जब हम शावर लेते हैं तो वो भी गर्म पानी से होता है। तो जो स्किन को सबसे बड़ा मसला होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होती है ड्राइनेस की, एक्जिमा की। बहुत सारी बीमारियां जैसे एक्जिमा है, इसके अलावा और काफ़ी सारी बीमारियां वो एग्रीवेट कर जाती हैं। लेकिन ड्राई स्किन सर्दियों के मौसम में होना, इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन का मॉइस्चराइज पूरी नहीं हो पा रही, उसमें नमी कम हो रही है। ये दो तरह से होगी। एक तो हम पानी भी चूँकि कम पीते हैं तो इंटरनली कम हो जाती है, और दूसरा ये है कि बाहर से भी गर्मी की हीट की वजह से जो स्किन से मॉइस्चराइज़र है वो निकलता जाता है और स्किन ड्राई हो जाती है। इसमें होता क्या है कि ड्राइनेस की वजह से ख़ारिश होती है, फिर यहाँ तक कि स्किन पे स्क्रैचेस आते हैं, इवन स्किन फट जाती है और ब्लीडिंग तक शुरू हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, आज इस पर हम बात कर रहे हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं जो डेली रूटीन में अगर हम उनको प्रॉपरली देखें, उनका ध्यान रखें, तो हम खुश्क स्किन से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम जो इस सेगमेंट में हम आधा वो डिस्कस करेंगे और फिर उसके ट्रीटमेंट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले सेगमेंट में वो भी डिस्कस की जाएगी। सबसे पहला काम ये है कि आपने अपनी पानी की इनटेक जो है ना, पानी ज़्यादा पीना है। रूटीन के हिसाब से इतना पीना है कि आपको स्किन की आपका जो वाटर कंटेंट है वो एटलीस्ट मेंटेन रहे। इसमें मैं अपने पेशेंट्स को जो सिंपल और आसान सा नुस्खा बताता हूँ कि आप देखिए कि अगर आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं, आपके होंठ खुश्क हो रहे हैं, या आपको बात करते हुए बार बार लग रहा है कि आपका मुंह खुश्क हो रहा है, आपके होंठ खुश्क हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने पानी पूरा नहीं पिया। आप पानी थोड़ा उसकी इनटेक ज़्यादा कर दें। दूसरी चीज़ जो आपने ये करनी है कि आप अपना जब आप शावर लेते हैं, जो रूटीन की आपकी लाइफस्टाइल है, बहुत गर्म पानी से शावर नहीं लें। कोशिश करें कि नीम गर्म पानी हो जिससे आप नहाएं, और बहुत लंबा टाइम भी वॉशरूम में नहीं गुजारें, ताकि आपका कम से कम मॉइस्चराइज़र जो है ना स्किन से वो जाए। इसके बाद आपको अपनी डाइट को भी बेहतर करना है। फ्रूट्स और जो सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल थोड़ा आप ज़्यादा करेंगे। बाकी अभी अगर स्किन ड्राइनेस हो जाती है तो इस पे हमने क्या क्या करना है, ये मामलात हम नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं डॉक्टर उस्मान की तरफ, जिनसे हमारी बात हो रही थी कि फिजियोथेरेपी की क्या क्या ट्रीटमेंट और क्या क्या मॉडलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। तो डॉक्टर उस्मान, आप बताइए कि कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जिनको आप फिजियोथेरेपी के ज़रिए इलाज जिनका कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसमें गर्दन का और कमर का जो पेन है वो तो आजकल बहुत आम हो चुका है। जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन मैं भी करने वाला था आपसे कि सर्दियों के मौसम में क्या वैसे ही हमारा पता नहीं लाइफस्टाइल का कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि गर्दन का दर्द और कमर का दर्द बहुत कॉमन होता जा रहा है। हमारे यंग बच्चों में जो है वो गर्दन और कमर का दर्द होता है और वो हमारे पास भी आते हैं इस तरह के मसाइल लेके। तो इसमें क्या फिजियोथेरेपी में आप क्या देंगे उनको ऑप्शंस? इसमें हम कुछ मोडालिटीज़ हैं हमारे पास, और इसके अलावा हम होम प्लान बताते हैं इसको कि पेशेंट क्या क्या चीज़ें अवॉइड करके उसको वो ठीक कर सकते हैं अपने ठीक है। उसके अलावा ये बताइए कि मोबाइल फ़ोन कितना इम्पैक्ट करता है, कितना उसके असरात हैं हमारी मस्कुलोस्केलेटल और मसल्स की हेल्थ पे? मोबाइल फ़ोन की वजह से आपका पोस्चर जो है वो ख़राब होता है।
गर्दन को झुका के अपने मोबाइल को रखना है, तो उसकी वजह से मुसलसल आपकी गर्दन पे, पट्ठों पे हमेशा स्ट्रेस रहेगा, सही उसकी कहा वजह से आपने। पेन आएगी मुसलसल। ठीक है, हम इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनको लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा आप बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब मैं ना जमील बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी जमील साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर ठीक ठाक, आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। सर मैं ना मेरा एक मसला है हड्डी के वाले के नाल। ठीक है, तो वो ना मेरी ना हड्डी जो है ना, टांग की हड्डी जो होता है ना पैर का गिट्टा, हाँ जी, टफना जो है, जो ऊपर टांग के साथ कनेक्ट हो रही है, ठीक है, वो फ्रैक्चर हो गई थी अच्छा, कुछ दिन पहले ना। ठीक, कितने दिन? 2 कोई महीने पहले। 2 महीने पहले, अच्छा, हाँ जी, वो मैंने उस पे वो कुछ डॉक्टर ऑपरेट का कहते थे, कुछ प्लास्टर का कहते थे, तो वो मैंने ना प्लास्टर के साथ ही ना डॉक्टर ने ना मेरी हड्डी को जोड़। ठीक है, अब लेकिन ना वो मेरा जो गिट्टा है ना, वो पाँव की मूवमेंट बड़ी जो है ना वो महदूद सी हो गई है, वो पाँव मूव नहीं ज्यादा करता, दर्द होती है पाँव में। अच्छा। वो जैसे फ्रीज नहीं हो जाती अंदर की जम, जी जी जी, मतलब कि जबरदस्ती चलता हूँ या दौड़ता हूँ तो पाँव में दर्द होती है, और पाँव जो है ना वो उसकी जो मूवमेंट है ना, ठीक है, वो आपके पाँव की मूवमेंट मुझे लगता है वो मैल यूनियन फ्रैक्चर जो है ना वो ठीक से जुड़ा नहीं होगा। अब ये बताइए कि आपको दर्द हर वक्त होती? फ्रैक्चर जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो तो ठीक है। ठीक है, वो अब मैंने दर्द दोबारा हर वक्त एक्सरे भी होती करवाया है? दर्द हर वक्त होती रहती है या सिर्फ मूवमेंट पे होती है? नहीं, मूवमेंट से सिर्फ होती है। मूवमेंट से। मूवमेंट से दर्द होती है, या ज्यादा चलूं या खड़ा रहूं तो दर्द होती है। ठीक है, आपका सवाल आ गया है। हम फिजियोथेरेपिस्ट जो हमारे साथ हैं डॉक्टर उस्मान, उनसे पूछते हैं कि इसमें क्या आपको देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का। जी डॉक्टर उस्मान। देखिए जैसे अभी बता रहे हैं कि प्लास्टर लगा था, तो प्लास्टर की वजह से काफ़ी देर तक उनकी मूवमेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। ठीक तो है, उसकी वजह से स्टिफनेस आई है, जो जॉइंट है वो थोड़ा सा मूवमेंट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर गया। ठीक अब है, हमने सबसे पहले इसको हीटिंग देना है ताकि वो ज़रा थोड़ा सा टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो। अच्छा, ये हीटिंग घर पे किस तरह से दे सकते हैं? क्या घर पे करें? आप पानी गर्म करें, ठीक है, उसको प्लास्टिक की बोतल में डालें, उसके अंदर बोतल भी गर्म हो जाएगी इसकी ठीक। ना। वैसे तो वो उसके वाटर साथ बॉटल्स भी मिलती वैसे हैं, हाँ जी, वो भी आप वो भी यूज़ लेके कर सकते इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी। इसके अलावा कोई मसाज भी कर सकते हैं या कुछ? मसाज आप घर पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। वो ऑलिव ऑयल का कर लें, या एक्चुअली तो मूवमेंट्स को आपने इंक्रीज करना है ना? ब्लड फ्लो उसमें मसाज ये करेगा कि ब्लड फ्लो वहाँ पे उस एरिया में इंक्रीज करेगा। ठीक है, और इनको कितना ज़रूरी है कि ये फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा के फिजियो के कुछ सेशंस ले लें ताकि वो उनकी मूवमेंट्स को हेल्प आउट करके थोड़ा बेहतर कर दें? घर पे आप करेंगे तो वो जाहिर है कि हमें नहीं पता कि वो किस तरह, हम ट्रीटमेंट प्लान आपको देख के बताएंगे घर पे आपने कैसे करना है। ठीक है, प्रॉपर असेसमेंट के बाद हम उसको एक तो खुद भी करेंगे, उसके बाद आपको घर पे बता देंगे कि आपने घर पे इस तरह करना है, तो आप लेके चल सकते हैं अपने पास। ठीक है। मुझे लगता है इसमें करना क्या होगा, मैं इसको अगर सम अप करूं कि पहले तो आप हीट थेरेपी जो है वो करें, गर्म पानी की बॉटल्स मिल जाती हैं, वो स्पेशल बॉटल होती है, वो लेके उनको यूज़ करें, लगाएं। दूसरा आप उसको मसाज कर सकते हैं और स्लोली मूवमेंट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और तीसरा अपने पास किसी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट्स लें, वो आपको एक प्लान देगा, एक कुछ सेशंस देगा, उससे आपकी मूवमेंट्स बेहतर हो जाएंगी। जी, तो हम बात कर रहे थे फिजियोथेरेपी की, तो अब नेक्स्ट हम जाते हैं अलामा साहब की तरफ और अलामा ज़वार साहब से पूछते हैं कि बताइए कि आप बता रहे थे कि कुछ ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से बशारत होते हैं और कुछ ख्वाब डेली रूटीन के होते हैं और कुछ ऐसे डरावने ख्वाब होते हैं जो जिनका कोई पता ही नहीं होता कि कहाँ से आ गए हैं। तो वो जो ख्वाब हैं उनके बारे में ख्वाबों की ताबीर के सिलसिले में क्या कहा जाएगा कि वो क्या करना चाहिए उनके लिए? जो रोज़ाना जो गलत चीज़ें देखते हैं, किसी से झगड़ा हो गया, ठीक है, कोई डरावनी चीज़ देख ली या कोई एक्सीडेंट देख लिया, ठीक है, या किसी की कोई खबर सुन ली, या किसी ने टेलीफोन पे कोई बुरे लफ्ज़ बोले, वही बंदा जहन पर सोचता रहता है और वही ख्वाब आ जाता है, और इस ख्वाब को तकरीबन नज़रअंदाज कर देना चाहिए। मतलब वो, मैं दूसरे अल्फाज में इसको इस तरह से कहें कि वो लोग जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जी। जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। अगर कोई रास्ते में गुजरते हुए कुछ चीज़ उन्होंने देखी है तो वो दिमाग में चलती रहती है कि ऐसा क्यों हुआ। वो सेंसिटिव लोग, उनके लिए ये प्रॉब्लम डेफिनेटली होती होगी कि वो भी वही सब कॉन्शियस जब नहीं सो रहा रात को तो वो सब कॉन्शियस में बात चल रही होती है। ऐसे ख्वाबों को इग्नोर करना चाहिए। तो डॉक्टर उस्मान, आप ये बताइए कि आप बच्चों की बात कर रहे थे,
तो बच्चों में जो सबसे कॉमन बीमारी जिसको आप फिजियोथेरेपी के ज़रिए मैनेज करते हैं क्या हो सकती है? इसमें छोटे बच्चों की देखी जाती है सेरेब्रल पॉल्सी, इसे हम आम जुबान में सीपी चाइल्ड का भी नाम देते हैं। ठीक है। और ये बेसिकली एक इमोबिलिटी है। इसमें समझ लें कि जो हमारी ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन है वो जिस पार्ट को कंट्रोल करता है उसमें थोड़ा सा इंजरी आ जाती है, या ये ड्यूरिंग बर्थ भी हो सकती है, बर्थ से पहले भी हो सकती है, प्रेगनेंसी मतलब ये बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। ठीक है। और अर्ली 5 इयर्स की जो एज है उसमें भी हो सकती है, अगर आप नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ है लेकिन ड्यूरिंग 5 इयर्स उसकी अगर ब्रेन में कोई इंजरी आ जाती है तो उसकी वजह से भी हो सकती है। इसमें आप क्या ट्रीटमेंट प्लान किस तरह से करते हैं? इसमें हम सबसे पहले तो हमारा जो है वो कंट्रोल करना होता है कि मज़ीद ख़राब ना हो। उसमें अगर वो ज़्यादा वर्स हो जाए तो उसमें फिर पट्टे जो हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, उनको हमने फिर कम करना है। दूसरी फिर उसके बाद क्या हमारा जो काम है उसमें हमने उसको रिहैब करना है, यानी कि पहले वाली कंडीशन में दोबारा लेके आना है उसको। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं और होंगी भी। नाज़रीन, आप हमको लाइव कॉल कर सकते हैं, अपने मसाइल जो हैं उनको पूछें, और जो आपके क्वेश्चन हैं, जिस तरह के आपके मसाइल हैं, हम उनको यहाँ पे आपको आंसर करेंगे। अभी वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, लाइफ लाउन में आपको एक दफ़ा फिर से हम आपके साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे स्किन में जो ड्राई स्किन हो जाती है उसको किस तरह से, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और ट्रीट किस तरह से कर सकते हैं। बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि ड्राई स्किन की जो मैंने रीज़न्स बताई उनमें से एक बहुत बड़ी रीज़न जो है वो सन भी होता है, सूरज भी। सर्दियों में चूँकि सन चाहिए होता है, सूरज में निकलते हैं, हम बैठते हैं और हम फिर शेड्स का इस्तेमाल नहीं करते, तो सूरज के स्किन पे जितने अच्छे असरात हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे असरात हैं, लेकिन वो स्किन को डैमेज भी करता है। विटामिन डी जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हड्डियों के लिए, वो स्किन का पे जब सूरज की शुआएँ डायरेक्ट पड़ती हैं तभी बनता है। तो जहाँ पे हमें विटामिन डी चाहिए होता है वहीं पे उसके साथ साथ हमें इसके, जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि कोई भी चीज़ सीधी खाली सिर्फ जिसके फ़ायदे हों ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ वो पार्ट एंड पार्सल होता है, पूरा एक कॉम्बो होता है जिसमें कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ उसके मसाइल होते हैं। तो सन स्किन के लिए सूरज के कुछ मसाइल होते हैं, जिनमें से सर्दियों के मौसम में एक तो जो सिंपल है वो यही है कि स्किन ड्राई हो जाती है, और ड्राइनेस की वजह से, जैसे आपको बताया मैंने, एक्जिमा एग्रीवेट कर जाता है। एक्जिमा ना भी हो तो स्किन में ड्राइनेस की वजह से जब स्किन फट जाती है फिर उससे ब्लड भी निकलता है, या अगर फिर थोड़ा सा हो तो फिर इन्फेक्शन भी होने के चांसेस होते हैं। तो स्किन के लिए सनस्क्रीन या सन ब्लॉक्स का यूज़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जब भी सूरज में निकलें कोशिश करें कि आप सनस्क्रीन जो है वो सूरज से बचाव के लिए होते हैं, वो आप इस्तेमाल करें ताकि स्किन पे जो सूरज के इफ़ेक्ट्स हैं वो कम से कम हों। मैं आपको एक दो इफ़ेक्ट्स बता देता हूँ। जैसे आपको मैंने ड्राई स्किन का बताया, ऐसे ही एजिंग जल्दी हो जाती है, स्किन से बुढ़ापे के असरात ज़्यादा लगते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना वो भी एक ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो हमारे मुल्क में तो इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन बाकी के मुल्कों में जहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़्यादा होती है वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, स्किन कैंसर्स होते हैं। लेकिन हो कहीं भी सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, लोगों को होते भी हैं, बाहर भी होते हैं। तो उससे बचाव के लिए सनस्क्रीन आप यूज़ करें, और कोशिश करें कि सनस्क्रीन SPF उसके ऊपर लिखा होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, वो आपका 30+ होना चाहिए। तो बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक कॉलर है, आइए कॉल लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो किस बात, क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्लाह का अपना करम है। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जैन बात कर रहा हूँ वजीराबाद से। जी जैन, बताइए। डॉक्टर साहब मुझे ना तकरीबन 16-17 साल से सोराइसिस का मसला है। ठीक है। तो दूसरा ये है कि इस खुश्की बहुत ज्यादा है ना, ठीक है, बहुत ज्यादा है। ठीक है। ये सिर्फ 16-17 साल से मुसलसल चलता रहा है या सर्दियों में बढ़ जाता है? सर्दियों में बढ़ती है। ठीक है। मेडिसिन भी बहुत यूज किया लेकिन नहीं, इसका आराम नहीं आया मुझे। अच्छा, ठीक है।
ठीक है, इसके अलावा आपको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, शुगर हो या कोई इस तरह की और नहीं, बीमारी? कोई शुगर वगैरह कोई और इश्यू नहीं है। ठीक है, आपने कौन कौन सी दवाइयाँ ली हैं? कुछ खाने के लिए भी इस्तेमाल की हैं या सिर्फ लगाने वाली के लिए भी इस्तेमाल की है, लगाने वाली जो है वो भी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, आपको पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बताया जा सके और आपके मसले को सॉल्व किया जा सके, हल किया जा सके। इन्होंने भी वही बात की जो हम बात पहले कर रहे थे कि इनको सोराइसिस या चंबल कह लें, जो कॉमन लैंग्वेज में आम हम उसको चंबल कहते हैं, तो ये भी वो बीमारी है जो सर्दियों में बढ़ जाती है। ड्राइनेस से इसका चूँकि रिलेशन होता है और ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो आपको एक तो ये है कि आप वहाँ पे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के उनसे रेगुलरली जो है ना ट्रीटमेंट लें ताकि वो उसको ट्रीट कर सकें। एक बात मैं ये आपको बता दूँ, जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं उनकी पूरा इलाज मेडिकल साइंस में मुमकिन नहीं है। हाँ, इसको हम स्प्रेस कर सकते हैं, कम हो जाती है, और उसके बाद वो भी उस सूरत में कि आप रेगुलरली जो है ना दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहें ताकि वो उसको आप कंट्रोल कर सकें। मॉइस्चराइज़र ये आपने रेगुलरली इस्तेमाल करने हैं। इसके अलावा जो इसकी दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ आपने रूटीन में लगानी है। जब आप दवाइयाँ लगाएंगे तो उससे ये कम हो जाएगी। दूसरी दो चीज़ें जो आपने और देखनी है, एक ये कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करें। ऑटोइम्यून डिजीज़ में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जैसे आपका स्ट्रेस बढ़ता है आपकी बीमारी भी बढ़ जाती है, और सर्दियों में जैसे आपने बताया कि बढ़ जाती है, उसकी मेन रीज़न वो ड्राइनेस ही होती है। जब आप सूरज में निकलें तो सनस्क्रीन लगाएं और मॉइस्चराइज़र जो है वो रेगुलरली लगाएं, जितना ज़्यादा हो सकता है उसको इस्तेमाल करें। नहाते हुए नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि जो लास्ट वाला पानी हो उसमें कुछ कतरे जैतून के तेल के डाल के अपने जिस्म के ऊपर डाल लें, वो भी मॉइस्चराइज़र को कंटेन करने का काम करते हैं। अभी हम बढ़ते हैं डॉक्टर उस्मान की तरफ और उनसे पूछते हैं कि कमर दर्द जो है उसका फिजियोथेरेपी में क्या क्या इलाज हो सकते हैं। कमर दर्द सबसे पहले तो हमने उस पोस्चर को देखना है कि किस पोस्चर की वजह से वो पेन उसको डेवलप हुई है। हो सकता है पेशेंट जो है वो उसका बैठने का तरीका जो है ख़राब हो, कमर को झुका के बैठता हो, या उसका काम करने का तरीका ही ऐसा है कि उसने प्रोलॉन्ग सिटिंग करनी है। तो वो हम उसको गाइड करते हैं कि यार थोड़ा सा आप ना अपना पोस्चर जो कमर सीधी रखें। उसके अलावा अपना लैपटॉप जो है अगर उसको अपने आई लेवल के हिसाब से लेके आएँ, थोड़ा ऊपर रखें, तो उसमें हमने ये चीज़ें उसको गाइड करनी होती हैं। उसके अलावा हमारी कुछ मोडेलिटीज़ हैं जो हम उसके ऊपर यूज़ करते हैं, और कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हम बताते हैं कि यार ये आपने खुद यहाँ पे भी करनी है और घर पे भी करनी है, तो उसके साथ काफ़ी हद तक वो पेन रिलीफ हो जाती है। जो आपने मोडेलिटीज़ कहा, जो ऑप्शंस आप देते हैं उसमें क्या क्या है? मोडेलिटीज़ में हमारे पास शॉर्ट वेव डायथर्मी है जो हीटिंग प्रोवाइड करती है डीपली पट्टों की। कहने का मकसद ये है कि ज़्यादा ये पोस्चर से रिलेटेड ही होंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे। आइए एक कॉल लेते हैं, उसके बाद फिर बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से बोल रहे हैं? ज़मान बोल रहा हूँ लाहौर से। ज़मान जी, ज़मान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मेरे वालिद साहब को ना एलर्जी हो जाती है कि मतलब खारिज जिसम भी होती रहती है, बाकी भी टांगों के दरमियान में उनको चिपचिपाहट वाली एलर्जी हो जाती है। अच्छा, ये सफ़ेद कलर का हो जाता है स्किन जो है? कपड़े भी खराब हो जाते हैं उनके। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ये बताइए कि जो आप बता रहे हैं उनको खारिश होती है, उनकी स्किन से मुंह सारे इतनी एलर्जी ज्यादा है ना, खारिश इतनी हुई है कि बर्दाश्त नहीं हुई। अच्छा, सारा मुंह पर ना काला काले जो हो जाते हैं हाथ पैर। अच्छा, अकड़ती जाती है उनकी और एलर्जी बहुत ज्यादा। ठीक है। ये सारा हर वक्त रहती है या कुछ खाने से होती है या कुछ लगाने से होती है? ये वैसी रहती है इनको, मतलब ना काफी देर तक। अच्छा, सर्दियों में ज्यादा हो जाती है? जी, सर्दियों में हुई है ज़्यादा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ज़मान मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं समझ सका हूँ आपकी बात से कि इनको स्किन एलर्जी है। स्किन एलर्जी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखना होता है। सबसे पहले तो ये देखना होता है कि ये एलर्जी है किस चीज़ से। कुछ खाने से हो सकती है, कुछ लगाने से, जैसे हम कोई क्रीमें लगा रहे हैं या कोई ऑयल लगा रहे हैं या शैम्पू लगा रहे हैं, उससे हो सकती है। और कपड़ों से भी बाज़ औक़ात एलर्जी हो जाती है कि कपड़े कौन से पहने जाते हैं। तो आप 2-3 चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा जहन में रखनी है जिनकी वजह से हम उनके चांसेस को कम कर सकते हैं। एक तो ये है कि एंटी एलर्जी टैबलेट्स आप जब बहुत ज़्यादा वो लें। दूसरा ये है कि आप
मॉइस्चराइज़र, जो स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए काफ़ी सारे मॉइस्चराइज़र्स होते हैं, वो आप रेगुलरली लगाएं। और जब शावर लें तो शावर लेके या वज़ू करें, जब आपकी स्किन गीली है तो उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा के उसको छोड़ दें। जितना ज़्यादा देर मॉइस्चराइज़र रहेगा उतना ही आपको ख़ारिश कम होगी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है कि आप ये देखें कि आपको एलर्जी किस चीज़ से होती है। बहुत आसान है, आप हमारे पास इसके कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, अगर आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो टेस्ट करके भी आपको बता देगा, नहीं तो आप खुद से भी देख सकते हैं कि आप क्या खा रहे हैं। कुछ खाने से ये ख़ारिश और सुरख हो जाना बढ़ जाता है तो वो आपको उससे होगी। इसमें प्रोटीन डाइट्स बड़ी कॉमन होती हैं, जैसे मूंगफलियाँ हैं उनसे हो सकती है, फ़िश से हो सकती है, दूध से हो सकती है। इसके अलावा कुछ स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, वो खाने से हो जाती है। इसके अलावा कपड़े हैं, जैसे अगर आप सिल्की कपड़े लेते हैं या कुछ वुलन है या कुछ ऐसे मिक्स्ड कपड़े होते हैं, उनसे हो सकती है। अगर कोई आप कपड़े पहनते हैं तो उससे आपको ख़ारिश बढ़ जाती है, तो उसका मतलब है आपको उन कपड़ों से ख़ारिश है। इसमें नॉर्मली क्या है कि कोशिश की जाए कि कॉटन के कपड़े पहने जाएं और ब्रीदेबल फैब्रिक हो, जिससे ये है कि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हो, आपका जिस्म जो है उसको हवा भी लगती रहे, तो उससे होगा। तो अब एलर्जी का इलाज तो यही है, अगर आपको फिर भी रहे तो आप फिर डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाइएगा, वो आपको रिकमेंड करेंगे कुछ मेडिसिन, तो उससे ठीक हो जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं अलामा साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना हर बंदे, हर मोमिन, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। हर कोई अपनी आंखों में सिर्फ एक ख्वाब लिए बैठा है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अपने ख्वाब में देख सके, उनकी ज़ियारत कर सके। बहुत बड़ी सादत है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए ख्वाब जो आते हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है, और थोड़ा सा ये भी बताएं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ी पेश करने के लिए क्या किया जा सकता है। जी अलामा साहब। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ज़रूर होती है। नमाज की पाबंदी, कुरान मजीद की रोज़ की तिलावत और इश्क़ नबी में सरशार इंशाअल्लाह। और एक बताता हूँ कि सूरत इखलास 71 मरतबा, उससे पहले 3 दफ़ा दुरूद शरीफ, फिर जी उसके बाद सूरत मुज़म्मिल 3 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ। ये जुमे की रात की रात पढ़ कर सो जाएं, इसके बाद कोई बात ना करे और इंशाअल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ज़रूर होगी। और नबी पाक की जो ज़ियारत होगी वो वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत है, माशाअल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जी, जैसा कि हदीस में भी आता है कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को देखा, क्योंकि शैतान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में आ ही नहीं सकता। और बहुत अच्छा उन्होंने एक वजीफ़ा और एक तरीका भी बताया है कि आप सूरह इखलास जो कुल हु अल्लाहु अहद है, ये 73 टाइम आपने कहा है, 73 दफ़ा ये पढ़नी है। पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, उसके बाद सूरह मुज़म्मिल जो है वो 3 दफ़ा पढ़नी है, और फिर आपने 3 दफ़ा दुरूद सलाम पेश करके सो जाना है। एक इतनी अच्छी सी बात के बाद हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक बाद मिलते हैं, और फिर आपके बाकी के मसाइल जो हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे नंबर्स स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आप हमें कॉल करें और आपको जो भी आपके मसाइल हैं हम उनको डिस्कस करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। आज के लाइफ लाउंज में हमने बहुत सारी बातें की, स्किन से मुतल्लिक़ बातें हुई, हमारी फिज़ियोथेरेपी पे भी बातें हुई और हमारी बातें हुई ख्वाबों के मुतल्लिक़ भी। हमने आपकी कॉल्स भी ली। आपको हम हर जुमे और हफ्ते को 6 से 7 बजे लाइव मिला करेंगे। अभी हम चलते हैं और डॉक्टर उस्मान से पूछते हैं कि वो अपने पेशेंट्स को क्या क्या टिप्स देना चाहेंगे फिज़ियोथेरेपी के हवाले से, और मैं कोशिश करूँगा कि आप बैक पेन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। जी, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बैक पेन जो है वो होती क्यों है। पुअर पोस्चर की वजह से। ठीक है। तो हमने पोस्चर को मेंटेन करना है अपने। ठीक। उसके लिए हम सबसे पहले तो अपराइट पोस्चर करेंगे, अपनी एंगल 90 का हो कम से कम। आपकी जो कमर है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो
ठीक है। गर्दन झुकानी नहीं है ज़्यादा, और मोबाइल जो अगर यूज़ करना है तो आपने अपनी आई साइड के लेवल पे कम से कम यूज़ करना है। ठीक है, ये आपका होगा। उसके अलावा लैपटॉप है तो वो 45 के एंगल पे आपने यूज़ करना है, थोड़ा सा अपने लेवल को, लैपटॉप के लेवल को थोड़ा सा बढ़ा लें, थोड़ा सा ऊपर ऊपर लें, करें। ठीक है, या चेयर को नीचे कर लें, चेयर को नीचे कर लें, जैसे दोनों का जो आपके कंफर्ट जोन में होना चाहिए वो, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि मुसलसल जो पेन के ऊपर स्ट्रेस रहेगी ना तो आपका वो होगा, अपने मसल्स को पेन रहेगी फिर। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जो वॉलेट हम पीछे वाली जेब में डाल के बैठ जाते हैं, इतना मोटा सा वॉलेट होता है, सारे कार्ड उसमें पड़े हुए होते हैं, क्या उसके भी कोई इफेक्ट्स हो सकते हैं? जी, उसकी वजह से आपके ओवरऑल स्पाइन की जो अलाइनमेंट है वो ख़राब होती है, क्योंकि एक अब देखें हिप का जो है एक साइड अगर एलिवेट होगी, एक साइड नीचे होगी, तो ओवरऑल वो आपकी स्पाइन के ऊपर वो काम करेगा। तो स्पाइन की जब अलाइनमेंट ख़राब होगी तो ओवरऑल आपके जो पट्टे हैं उनमें भी पेन आएगी फिर। ठीक है। अच्छा, तो अब हम अलामा साहब की तरफ आते हैं। जी अलामा साहब, आप आज हमें क्या टिप्स देना चाह रहे हैं? मैं चाहूँगा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की बात हुई, आपने दिल के तारों को छेड़ा, तो उसी पे थोड़ी सी बात मज़ीद करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अक्सर सुबह शाम दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, और दरूद शरीफ की फ़जीलत यह है कि जो एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजता है तो 10 रहमतें उस पर नाजिल होती हैं, और 10 गुनाह उसके माफ़ होते हैं, और 10 दर्जात बुलंद होते हैं। माशाअल्लाह, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। दरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जिसकी कबूलियत में किसी को शक नहीं है, और दरूद सलाम पेश करने से जो नेमतें और बरकतें हमें मिलती हैं उनका इहाता करना बहुत मुश्किल है। ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई, कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में बड़ी अच्छी हदीस आपने बयान की कि 10, मैं कहता हूँ कि 10 रहमतें मिल रही हैं, 10 गुनाह माफ़ हो रहे हैं। ये दरूद सलाम पेश करना एक ऐसा अमल है जिसमें आप अपने कंधों के दोनों फरिश्तों को मसरूफ़ कर रहे हैं। बाकी कोई भी आप अमल करते हैं तो उसमें से एक ही फरिश्ता काम करता है और दूसरा देख रहा होता है, या वो नेकी लिख रहा है या वो बुराई लिख रहा है। लेकिन दरूद सलाम एक ऐसा अमल है जिसमें आप जब दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो जो हमारे दाएं वाला फरिश्ता है वो तो लिखता है, नेकियां लिखता है, रहमतें लिखता है, 10 नेकियां लिख रहा है, और जो बाएं वाला फरिश्ता है वो 10 गुनाह मिटा रहा है, क्योंकि हदीस शरीफ का मफहूम यही है कि 10 गुनाह मिटते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। और दरूद सलाम के बारे में ये भी है कि दरूद सलाम जितना ज़्यादा पेश करेंगे आप, उतना ज़्यादा आपका ताल्लुक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से बढ़ेगा, उतना आप करीब होते जाएंगे। हमारे एक दोस्त हैं, वो कहा करते हैं कि गली में गुजरते हुए एक बच्चा अगर किसी को अस्सलाम वालेकुम कहे ना, तो अगर आप उसको नहीं जानते तो पहले दिन आप सिर्फ वालेकुम सलाम कहते हैं, दूसरे दिन अगर वो कहें तो फिर आप वालेकुम सलाम कहते हैं, तीसरे या चौथे दिन आप यकीनन पूछते हैं यार ये इतना अच्छा बच्चा किसका बेटा है। तो जब ये हम जैसे लोग जो जिनको कोई ताल्लुक़, कोई इतना लगाव नहीं होता, वो भी पूछते हैं, तो आप ये सोचिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब दरूद सलाम पेश किया जाता है तो कहा यह जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाम के साथ पेश किया जाता है और आपके वालिद के नाम के साथ, कि फ़लाँ के बेटे ने, फ़लाँ की बेटी ने इस तरह से दरूद सलाम पेश किया है। अब मैं अपने दोनों गेस्ट जनाब डॉक्टर उस्मान आरिफ जो कि एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं, उनका, और अल्लामा अबुल खैर मोहम्मद जवार हुसैन नाइमी जो इस्लामिक स्कॉलर है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे लाउंज में आए और उन्होंने बहुत सारी बातें की। तो आज का अख्ताम करते हुए मैं वही हदीस जो हमने पहले बयान की बात की, उस हदीस को ही दोबारा से आपके सामने लेके आता हूँ, पेश करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम, जब भी आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे आपको 10 रहमतें भी मिलेंगी, 10 बुराइयाँ मिटेंगी, और आपके 10 दर्जात भी बुलंद होंगे। और सबसे बढ़ के आप और आपके वालिद साहब का ज़िक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में होगा। तो अपने दरूद शरीफ को मामूल बनाएं और कोशिश करें कि रोज़ाना एक मखसूस मिक़दार पर, जो कि 400 से 500 के दरमियान होनी चाहिए, डेली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम पेश करें। आज इसी बात के साथ लाइफ लाउंज से अपने मेज़बान डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद इदरीस को इजाज़त दीजिए। अगले हफ़्ते जुमे के दिन हम शाम 6 बजे फिर आपके सामने हाज़िर होंगे और आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, एक नए पैनल और एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।